हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले भी देख चुके हैं ये एग्जांपल। सोडियम क्लोराइड का हम एग्जांपल लेते हैं। Na सोडियम क्या है, एक मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जनरली जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, तो कैसे करेगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एक मेटल जो है उसके आउटर मोस्ट शेल, सोडियम हमने लिया है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम जो है वो डॉट से शो कर देते हैं। क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं, तो 7 हम क्रॉस बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। ये कहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन ने 1 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने, इसने छोड़े, इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोई भी आप किसी भी कंपाउंड का, आप जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल हो, तो उसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसने छोड़ा और इसने गेन कर लिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हुआ, नॉन मेटल के पास। तो इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड। तो NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2, 8, 2। और क्लोरीन की हमें पता है 1 है वैलेंसी। तो मैग्नीशियम आपको 1 एटम लेना पड़ेगा, क्लोरीन के आपको 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन को एक की जरूरत है। मैग्नीशियम के पास 2 है, तो 2 क्लोरीन होंगे, इसका 1 एटम एक क्लोरीन ले लेगा और 1 एटम दूसरा। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनेगा मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच में। तो ये है आयनिक कंपाउंड। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कैसा है, नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड। NaCl जो कॉमन साल्ट हम घरों में यूज करते हैं वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो जनरली कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है स्टूडेंट्स, हाई है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्यों हाई है, क्योंकि हमने अभी देखा था एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिनकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इसलिए सॉलिड भी होते हैं, यही रीजन है इनका। ठीक है, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं तो सॉलिड होंगे, बिल्कुल एटम्स पास पास होते हैं, और जितने एटम्स पास पास होंगे, जितनी इनके बीच में एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है कंडक्टिविटी, सोल्यूबिलिटी बात करते हैं पहले। सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन केरोसिन वगैरह में इनसोल्यूबल होते हैं। तो वाटर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सोल्यूबल, नमक क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन वगैरह में इनसोल्यूबल। ठीक है, फोर्थ कंडक्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, तो स्टूडेंट्स अगर ये आयनिक कंपाउंड्स अगर मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन मतलब
पिघले हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में है, या वाटर में घुले हुए हैं, वाटर सोल्यूबल है, या वाटर डिजोल्व हम वर्ड यूज करते हैं, वाटर डिजोल्व है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? या तो ये मोल्टन स्टेट में हो, आयंस हो वहां पे, या फिर वाटर में डिजोल्व हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो आयंस में टूट जाएंगे, सोडियम अलग जाएगा, क्लोरीन अलग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखते हैं फिजिकल स्टेट। आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बिल्कुल एटम्स पास पास होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड है, फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, तो तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। सोल्यूबिलिटी, वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन केरोसिन में इनसोल्यूबल होते हैं। कंडक्टिविटी, अगर मोल्टन स्टेट में है या वाटर में डिसॉल्व है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अगर सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल। तो मेटल्स हमने देखे क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे मेटल्स। ठीक है, जमीन के ऊपर ही या जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और आयरन तो मोल्टन स्टेट में कोर में वैसे ही होता है। ठीक है, पर मोल्टन स्टेट में होता है। तो अकरेंस अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ टर्म्स आते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। और जिन मिनरल्स से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उनको हम कहते हैं ओर। ठीक है, जहां से हम निकाल रहे हैं, जिन मिनरल्स को हम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो कहलाते हैं ओर। ठीक है, और थर्ड क्या है? गैंग। जो इम्प्योरिटी इनके साथ जुड़ी होती है, अब जैसे आप डायमंड निकालने जाओ या गोल्ड निकालने जाओ तो प्योर नहीं निकलता, उसके साथ इम्प्योरिटीज जुड़ी होती हैं। आयरन निकालने जाओ, मैग्नीशियम निकालने जाओ तो और इम्प्योरिटीज और चीजें उसके साथ मिली हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे क्लोरीन मिल गया, क्लोराइड मिल गया, या आयरन के साथ जिंक मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गैंग। तो इम्प्योरिटीज क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? गैंग। तो ये तीन जो है डेफिनेशंस, टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होगी हमारी अकरेंस। अब एक और टर्म आती है स्टूडेंट्स, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर में से मेटल को, शुद्ध जो मेटल है उसको बाहर निकालना, उसको प्राप्त करना, उसको ऑब्टेन करना, क्या कहलाता है? मेटलर्जी। तो हम मेटलर्जी करते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम कैसे कैसे निकालते हैं मेटल्स को, तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टॉप के जो थे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप थे, टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज और लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जो टॉप में है, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, और जो लो है, नीचे है। स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल ही लो होते हैं, यानी कि सिल्वर और गोल्ड, वो तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, क्योंकि बहुत लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो यूं के यूं ऑलमोस्ट वैसे ही प्योर मिल जाता है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना इतना नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो होंगे, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, तो पोटाशियम से एल्यूमिनियम तक वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मिडल में कितने हो गए? जिंक से कॉपर, और लिस्ट जो हो गए वो आयरन और गोल्ड। लेकिन इसमें से भी हम क्या करते हैं? कॉपर को इसी में काउंट कर लेते हैं, लिस्ट वाले में। ठीक है, तो लो वाले जो हैं वो सिंपल आपके हीटिंग से हो जाते हैं, या जिंक भी इसी में, इसमें भी जिंक भी आ जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं दोनों। ठीक है, तो कॉपर हो गया, जो लिस्ट या लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। वैसे तो लिस्ट तो बिल्कुल ही सिल्वर और गोल्ड है, तो उनको थोड़ा बहुत आप बीट करोगे तो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी आपकी चली जाती है। लेकिन और भी आगे कॉपर आ गया या जिंक भी आ गया, तो आप इनको इंप्योरिटीज को कैसे अलग करोगे?
तो स्टूडेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो हैं, आप सिंपल उनको क्या करो, हीट करो। ठीक है, हीटिंग से जब आपको उनको हीट करोगे तो हीटिंग से जो है आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। जैसे मरकरी, ठीक है, मरकरी का मान लो सल्फाइड और था, उसको आपने हीट किया, आपको Hg अलग मिल जाएगा और SO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपने हीट किया और आपको मरकरी मेटल जो है वो मिल गया। ठीक है, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो हैं, जो बिल्कुल नीचे आते हैं या कम नीचे हैं, तो उनको आप सिंपल हीट करके जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आप प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो मिडल में आते हैं उनका आप करो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स दो प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन और दूसरी है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग तो होती है स्टूडेंट्स सल्फाइड ओर के लिए, किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, और ये होती है कार्बोनेट ओर के लिए। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, RS, R के बाद S आता है, मतलब सल्फाइड ओर्स, और C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट। ठीक है, याद रहेगा। रोस्टिंग में आप क्या करते हो, पूरे ओर को हीट करते हो इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में आप उस ओर को हीट करते हो। ठीक है, कैल्सिनेशन में आप ओर को हीट तो करते हो, या तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन, या फिर इन लिमिटेड क्वांटिटी या लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, आप उसको या तो बिल्कुल ही एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं होती उसकी एब्सेंस में आप हीट करते हो, या फिर लिमिटेड बिल्कुल ही थोड़ी ऑक्सीजन देके आप उसको हीट करते हो, इसमें आप फुल सप्लाई देते हो ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, चलो एग्जांपल देखते हैं हम। ये आप जैसे हो गया इसका एग्जांपल ZnS। ठीक है, आप फुल ऑक्सीजन की सप्लाई दो, Zn आपका अलग और SO2 आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, ये यहां से ZnO भी बन सकता है। ठीक है आपका, और फिर आप उसको हीट करोगे तो आपको दोबारा से वो मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही CuS प्लस O2 जब आप करोगे तो कॉपर CuO प्लस SO2 आपकी बाहर निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले आपका ऑक्साइड और बनेगा। ठीक है, फिर ऑक्साइड को आप दोबारा से इसी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जो है आपका कॉपर अलग और SO2 जो है वो अलग। इसी तरीके से इसमें भी यही होगा। ठीक है, पहले आपका क्या बनेगा, ऑक्साइड और बनेगा, ऑक्साइड ZnO प्लस SO2। अब आप इसको हीट करोगे तब आपका जो है जिंक जो है वो अलग निकलेगा। बैलेंस कर लेना आप इसको। ठीक है, तो उसमें तो क्या हो रहा था, सिंपल हीट किया, आपको आपका मेटल मिल गया। लेकिन रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड और को पहले आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, आपको पहले ऑक्साइड मिलेगा उसका। जैसे जिंक को आप जिंक सल्फाइड को हीट कर रहे हो तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, फिर इस ऑक्साइड को आपको दोबारा से हीट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से आपने हीट किया तो फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। यही सेम केस है कॉपर सल्फेट का, हीट किया, ऑक्साइड बना, ऑक्साइड को दोबारा से कॉपर सल्फेट के साथ हीट किया, फिर आपको जो है प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिडल वाले हो गए आपके। तो इसी तरीके से कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में आप क्या कर सकते हैं, कार्बोनेट और ले सकते हैं कोई भी, यानी कि आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ZnCO3 ले सकते हैं कैल्सिनेशन के लिए। ठीक है, उसको सीधा ही आप हीट कर दीजिए तो Zn प्लस CO2 आपकी निकलेगी, तो आपका जो है मेटल आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ZnO भी बन सकता है आपका इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब एक और रिएक्शन आती है आपकी थर्मिट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट एग्जाम में भी आई थी आपकी, लास्ट से लास्ट में, अभी का तो हुआ ही नहीं है।
तो थर्मिक रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक जो होता है उसमें कई बार लोहे के वो बने होते हैं, रेल यानी कि पटरी लोहे की बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो उनको फिल करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, थर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं, आयरन की रिएक्शन करवाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की, Fe2O3 होता है, उसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवानी होती है, एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है, Al2O3 बनता है, प्लस आयरन जो है वो बाहर निकलता है। ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है इससे, तो और ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ही हाईली क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, और इस हीट की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये मोल्टन स्टेट में बनता है, मतलब पिघला हुआ बनता है, और उन क्रैक्स को फिल कर देता है, और बाद में जो है वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो क्रैक्स जो है, दरारें जो है वो भर जाती हैं। तो ये रिएक्शन को बोलते क्या है, थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक्स होते हैं उनको फिल करने के लिए रिएक्शन काम आती है, ठीक है। फेरस थर्ड, आयरन जो है वो थर्ड वाला जो होता है, यानी कि उसका यूज किया जाता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्मिक रिएक्शन के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जो हमने लो वाले कर लिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं उनको हम सिंपल हीट से निकालते हैं, मिडल वालों को जो है हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है, जो टॉप होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स उनके लिए। कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को विच आर टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, ठीक है, दो क्या होती है इसमें, दो इसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट किया जाता है, एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेल या बैटरी आप ले सकते हैं, टर्मिनल जो है वो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं आप, कॉपर ले सकते हैं आप, जिंक का भी कर सकते हैं, तो कोई भी आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल को, ठीक है। तो मान लो हम जिंक ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एनोड है, एनोड आपको उस मेटल की इम्प्योर लेनी पड़ेगी, यानी कि जिंक आपको निकालना है, तो जिंक जिसमें से निकालना है, मान लो ये है, इसमें ये और है, जिंक और है, इसमें इम्प्योरिटी भी है और जिंक मेटल भी है हमारा, तो ये हमें पूरी रोड किस चीज की बनानी पड़ेगी, एनोड बनानी पड़ेगी, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इसमें से जो प्योर मेटल है उसको हम अलग निकाल सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा हमें, साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं वो भी इसी मेटल का लेते हैं। मान लो अगर ये हमारा जिंक है तो जिंक का ही हमें साल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, मान लो हम जिंक सल्फेट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ZnSO4, तो ZnSO4 हमने यहाँ ले लिया, ये इम्प्योर थी, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ की लगा लेते हैं, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो यहाँ इम्प्योर रोड से जो जिंक होगा वो क्या होगा, यहाँ से जो है वो इस सॉल्यूशन में आता रहेगा, ठीक है, और सॉल्यूशन का क्या होगा, इस कैथोड पे जो है डिपॉजिट होता रहेगा, क्योंकि जिंक पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या है कैथोड, नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला जो आयन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में से जिंक जो है वो कैथोड पे जाता रहेगा, और इम्प्योर रोड से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी जिंक की, तो जिंक कहाँ से आता रहेगा, इम्प्योर से आता रहेगा उतर के, और इस पे चढ़ता रहेगा, ये रोड हमें पूरी जिंक की प्योर रोड मिल जाएगी, और जो इसके साथ इम्प्योरिटीज थी वो जो है या तो यहीं पे रह जाएंगी एनोड पे ही, या फिर यहाँ पे नीचे टैंक में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये इम्प्योरिटी है, इसको हम बोलते हैं एनोड मड। जो भी इसमें इम्प्योरिटी थी या तो वो इसी के ऊपर ही रह जाएंगी या फिर यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्योर मेटल जो है हमारा वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स।
ना हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन, जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कोरोजन। तो कोरोजन आपको पता ही है, यानी कि जंग लगना, ठीक है। स्पेशल लोहे पे जो जंग लगता है वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन में क्या होता है, व्हेन एनी मेटल और एनी ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब भी किसी आर्टिकल को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नमी वाली हवा में रखा जाता है, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे हमारी जो चांदी होती है, सिल्वर जो होता है, चांदी की पजेब डालते हैं तो वो कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे धीरे उस पर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो वो क्या है, वो कोरोजन है। हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड पे भी ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, वो भी क्या है, कोरोजन है, ठीक है। लोहे पे एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो उसको हम स्पेशल लोहे के, उसको जंग को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कोरोजन। तो जब भी कोई आर्टिकल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक लेयर का चढ़ना, एक लेयर डिपॉजिट होना क्या कहलाता है, कोरोजन, ठीक है। तो इस कोरोजन से प्रिवेंट करने के, तो कोरोजन हो गया स्टूडेंट्स, डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड लेयर व्हेन दैट ऑब्जेक्ट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर या वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या है, बचाएं कैसे हम कोरोजन को, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो सबसे पहला मेथड क्या है, आप पेंट कर सकते हो उस पे। जैसे लोहे के जो गेट होते हैं, गार्डन में देखा होगा या आपके घरों में देखा होगा, आप पेंट करते हो। तो क्यों करते हो पेंट, हालांकि पेंट करना जो है परमानेंट नहीं है, लेकिन पेंट फिर भी क्या हो जाता है, मान लो ये कोई लोहे का आर्टिकल है, इस पे अगर हमने पेंट कर दिया तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन के या वाटर के, तो ये जंग से बचा रहेगा, यानी कि इस पे कोरोजन नहीं होगा। तो सबसे पहला है पेंट, अप्लाइंग पेंट या बाय पेंटिंग। नेक्स्ट ऑयलिंग, आप ऑयल लगा के भी थोड़े टाइम तक जो है उसको बचा सकते हो। थर्ड है आपका ग्रीस, ग्रीस लगा के, आपने देखा होगा जो ये मशीन के पार्ट्स होते हैं इनमें जंग ना लगे तो हम बार बार इनमें ऑयल डालते हैं या ग्रीस लगाते रहते हैं, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना, इन पे एक अलग लेयर चढ़ी रहे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके आप। जिंक की लेयर चढ़ाना, द डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन कोई भी आर्टिकल, स्पेशली आयरन आर्टिकल, ठीक है। तो जिंक की लेयर चढ़ाने से भी क्या होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता ऑक्सीजन या वाटर के, और उस पर कोरोजन नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक डिजायर्ड मेटल की लेयर डिपॉजिट करना ऑन अनदर मेटल, एक लेयर पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, ताकि उस पे कोरोजन ना हो, वो जो है कोरोजन को रेजिस्ट करे, रोके, ठीक है। तो वो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस की ही थोड़ी थोड़ी प्रोसेस है वो। सिक्स्थ है आपका एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, एलॉय बनाना। तो एलॉय क्या होते हैं, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, और वन मेटल और वन नॉन मेटल। मतलब आप दो मेटल्स को भी मिला सकते हो, आप दो नॉन मेटल्स को भी मिला सकते हो, या मेटल और नॉन मेटल को भी मिला सकते हो। तो उनको मिलाकर जो चीज बनाई जाती है वो कोरोजन रेजिस्ट होती है, यानी कि कोरोजन उस पर नहीं लगता, जंग नहीं लगता उस पर, ठीक है। जैसे हम ब्रास की बात करते हैं, तो ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक है। जो आप स्टेनलेस स्टील देखते हो, ये एक एलॉय है। आप जो ये आपकी ये देखते हो कुंडिया, दरवाजे जो होते हैं, दरवाजे की जो कुंडियां होती हैं, किस चीज की, इन पे जंग नहीं लगता इतनी आसानी से, तो ये भी क्या है, एलॉय है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे आप जो है कोरोजन से आर्टिकल्स को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स।